27 से 36 तक। यूं ही समय चक चल रहा था। अब असुआ और धन्ना भैया को गांव के बाहर आसपास के खेतों में जाने की जिज्ञासा जाग चुकी थी। अधिकांश समय अब वे रोजाना घर से बाहर हो रही घटित घटनाओं को देने लगे थे। चूंकि कभी कभी वे बिना बताए घर से बाहर निकलने लगे, उस कारण कभी कभी उनकी घर में पिटाई भी हो जाती थी। घर के सभी बड़े सदस्य अक्सर उन्हें इन्हीं स्थानों पर ढूंढते रहते थे, जिससे घर वालों को इन दोनों के लिए चिंता और परेशानी बढ़ जाती थी। अब दोनों बाहर खेतों में अपने अपने पानी के डिब्बे लेकर शौच क्रिया हेतु भी अन्य समकालीन बच्चों की तरह जाने लगे थे। गांव में कई सीनियर पतंग उड़ाया करते थे। असुआ और धन्ना भैया को उड़ती पतंगें बड़े जोर से आकर्षित करती थी। घंटों वे उड़ती पतंगों में खो जाते थे। जब दो पतंगों के आपस में पेच होते थे और बड़ी देर तक आकाश में वे लुढ़कती रहती थी। जब कोई पतंग कट जाती थी तो गांव के ही सीनियर लड़के झाकड़ लेकर कटी पतंग के पीछे दौड़ते थे। इस प्रकार वे बड़ी दूर तक पतंग जमीन पर आने तक दौड़ते रहते थे और जिस लड़के के झाकड़ में पतंग फंस जाती थी वह पतंग को लूट लेता था। यह कटती हुई पतंगें असुआ और धन्ना भैया को बड़ी रोमांचित करती थी। जब रक्षाबंधन आती तो हसारी में सड़क के किनारे काफी राखी और खेल खिलौने की दुकानें सज जाती थीं और गांव के ही बहू के रिश्तेदार, जो हमारे रिश्ते में बड़े दादा लगते थे, जिनका नाम पहलू था, यानी कि पहलू बड़े दादा का हिंडोला लग जाता था, जिसे उनके छोटे भाई रगना छोटे और हरदयाल चाचा मिलकर चलाया करते थे। असुआ और धन्ना भैया बब्बा को साथ लेकर हसारी की सजी धजी दुकानों से खिलौने आदि खरीदते थे। साथ ही पहलू बड़े दादा के हिंडोला में झूला करते थे। और जब कृष्णाष्टमी आती थी तो सभी गांव के बुजुर्ग ग्वालाओं के मंदिर के मैदान में मटकिया टूटती हुई देखने जाते थे। जो प्रत्येक साल यह मटकिया टूटने का आयोजन किया जाता था। मटकिया तोड़ने के लिए कई स्थानों से लोग आया करते थे। एक रंग बिरंगे मटके में दही, मठा या दूध को भर दिया जाता था और तरह तरह के खिलौने, केला और अन्य फल एक बड़े मोटे रस्से में यह उपरोक्त सभी वस्तुओं को लटका दिया जाता था। रस्सी के एक सिरा को पीपल के पेड़ पर पेड़ की डंगार से बांध दिया जाता था और दूसरी सिरा एक अन्य सामने के पेड़ पर बांध दिया जाता था। उसके बाद जो मटकी तोड़ने आई टीम मटकी तोड़ने के लिए मानवों का पिरामिड बनाते थे। उस मानवीय पिरामिड पर एक आदमी चढ़ता था। इसके बाद आयोजकों की ओर से दोनों पेड़ पर जवान लड़के चढ़कर रस्सी के दोनों सिरों को जोर से हिलाते थे। इस कारण मटकी तक पहुंचने से पहले ही मानव पिरामिड भरभरा कर गिर जाता था। यह दृश्य देखने लायक होता था। उसी मानव पिरामिड के गिर जाने से कई व्यक्तियों को चोट भी लग जाती थी, यहाँ तक कि वे बेचारे लहूलुहान भी हो जाते थे। पुनः फिर कोशिश करते थे। कोशिश तब तक करते थे जब तक वे या तो मटकी फोड़ ना देते थे या आधी टीम बुरी तरह से चोटिल ना हो जाती थी। अगर मटकी तोड़ने में सफल हो गए तो उन्हें आयोजकों की तरफ से इनाम देकर सम्मानित किया जाता था। असफल होने की दशा में दूसरी अन्य जगह की टीम को अवसर दिया जाता था। मटकी फोड़ने के बाद दूर दराज से आए एक से बढ़कर एक पहलवानों की कुश्ती होती थी। जीतने वाले पहलवानों को आयोजकों की तरफ से इनाम दिया जाता था। यह मटकी और कुश्ती लड़ाने का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, आगे लगातार जारी। यहाँ यह बताना और आवश्यक होगा, जब वर्षा ऋतु आती है तो असुआ और धन्ना भैया के घर के पास वाले खेत, जो ग्वाला का है, उसमें बेर के पेड़ों से निर्मित झाड़ी से गजदर ग्वाला के द्वारा बिरवाई लगा दी जाती थी।
जिस कारण खेत के अंदर जाने का संपर्क टूट जाता था और वर्षा काल में खेलने के लिए कच्ची सड़क रह जाती थी, जिस पर साइकिल सबसे ज्यादा, टांगा दो दो या तीन बैलगाड़ी इत्यादि दिन भर चलते थे। इसी आम रास्ते पर ही सभी इमलियों के पेड़ों के नीचे इसी मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे और बुजुर्ग महिलाएं भी इन्हीं इमलियों के पेड़ों की छांव में अपने अपने पोता पोती नाता नातनी को लेकर आ जाती थी। वर्षा ऋतु में जितने खेत मैंने भौगोलिक स्थिति को समझाया था, सभी किसानों द्वारा बिरवाई का कार्य कर लिया जाता था, क्योंकि सभी गांव वासी अपनी दैनिक शौच क्रिया हेतु इन्हीं खेतों में जाना होता था। अब यह बिरवाई लग जाने से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। कल्ली ढुकैया और बगल वाला कोरी के खेत से जो रास्ता कुमार टोली और श्रीनगर को जाता था, उसी रास्ते में सभी अपनी सुविधा अनुसार शौच क्रिया को अंजाम देते थे, जिससे वर्षा ऋतु भर नरक का सामना करना पड़ता था। चूंकि संख्या ग्वाल टोली और हसारी की रोड के इस तरफ दोनों गांव की आधी मात्रा में थी, इसलिए आधी संख्या इस तरफ और आधी जनसंख्या रोड के उस तरफ शौच के या हेतु जाती थी। इस कारण वर्षा ऋतु में जिंदा रहते हुए भयानक दलदल और साथ में उस जमा शौच को वर्षा के पानी में बहकर रास्ते में आ जाती थी और असंख्य गिंजाएं इसी गंदगी के कारण पैदा हो जाती थी। उस समय पूरे हसारी ग्वाल टोली में किसी के घर पर शौचालय नहीं था। नारायण सिंह यादव प्रधान के घर चूंकि बहुत बड़े बेड़ा में बना था, उनके कम से कम 3 या 4 बेड़े रहे होंगे। उस परिवार के लोगों का अपना बेड़ा में शौच क्रिया का अपना निजी इंतजाम होगा। इसी प्रकार पूरे हसारी ग्वाल टोली में 4-5 परिवारों के पास और ऐसे बेड़े होंगे, तो उनका भी अपना अलग शौच क्रिया हेतु व्यवस्था होगी। इसके अलावा सभी की बिरवाई किनारे बैठकर अपनी अपनी शौच क्रिया को अंजाम देना होता था। वह गांव का नरक वर्षा ऋतु वाला असुआ और धन्ना भैया को काफी विचलित कर देता था। कभी कभी इसी शौच क्रिया के दौरान खेत वाले अपने खेत की तरफ से शौच क्रिया करते देख लेते थे तो वे पत्थर मार के भगा देते थे और जितनी भी भरकर गंदी गंदी गालियां दे सकते देते थे। असुआ और धन्ना भैया घर आकर इस बात की शिकायत जब घर वालों से करते तो वह कहते, बेटा यह मुसीबत तो सभी के सामने है, और कहते कि उनके खेत हैं, उन्हें भी गंदगी की बदबू आती है, इसलिए वे गुस्से में आकर गाली गलौज करते हैं। या यह बात बताना भी अनिवार्य है कि वह आधी जनसंख्या में भी ऐसी कोई एकता नहीं थी कि सभी मिलकर इस समस्या से निजात पाने के लिए चंदा आदि करके अपने स्वयं बेड़ों का निर्माण करते, जबकि पूरी हसारी ग्वाल टोली में आधे से ज्यादा रेलवे, एमईएस और स्टेट गवर्नमेंट के अनेकों संस्थाओं में कार्यरत थे। वे पूरे उल्टे इन्हीं दिनों बकरा पार्टियों में मस्त रहते थे जो अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए देते थे। वह वास्तव में झांसी शहर 3 किलोमीटर दूरी पर निवास करते थे और शहर से भी कुछ सीखने के लिए तत्पर नहीं थे, बल्कि उस गंदगी में रहने के लिए वर्षा ऋतु में अभिशप्त थे। हजारी ग्वाल टोली में जबकि उस समय कई लोग बहुत ही अधिक अच्छे ढंग से पढ़े लिखे थे, जिनका जिक्र मैं आगे के एपिसोड में करूंगा। आगे लगातार जारी। 29 वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद खेतों में उगाई गई फसलें और प्राकृतिक रूप से आए चारे को किसानों द्वारा काट लिया जाता था। कुछ आधे खेतों में गेहूं की फसल लेने हेतु बिरवाई को लगी रहने देते थे, आगे बाकी बिरवाई को हटा दिया जाता था। अब गांव का वह रास्ता पूरे तरह से साफ सुथरा हो जाता था, मानो कि नरक से छुटकारा मिल गया हो। पूरे गांव के लोग अपने अपने तरफ खुलकर दूर दूर झाड़ियों और पत्थरों की ओट में शौच क्रिया को अंजाम देने लगते थे।
और पूरी तरह से स्वर्ग बन जाता था। अब लोग बाग गांव की फालतू पड़ी भूमि से बोरियों में लाल मिट्टी भर भर कर अपने घर आंगन को सजाने के लिए लाना शुरू कर देते थे। महिलाएं और पुरुष मिलकर वर्षा ऋतु से खराब हुई कच्ची दीवारों को ठीक करना शुरू कर देते थे। हसुआ और धन्ना भैया इस काम को बड़े तल्लीनता से देखते रहते थे। उसके बाद नवरात्रि की तैयारी शुरू हो जाती थी। 10-20 घरों में जवारे बो दिए जाते थे और गांव के भजनी जवारे वाले घरों में घर घर जाकर देवी के भजन गाया करते थे। हसुआ और धन्ना भैया को बब्बा रोजाना पास के एक घर में भजन सुनवाने के लिए ले जाते थे। बब्बा स्वयं ही एक बढ़िया भजनी थे। एक आध बार तो कुछ उपद्रवी जो समाज में तो सफेद पोश बने रहते थे झगड़ा करा देते थे। भजन होने के बाद झगड़ा इस स्तर तक पहुंच जाता था कि पुलिस कचहरी की नौबत भी आ जाती थी। झगड़ा बहुत ही छोटी छोटी तुच्छ बातों के कारण हो जाता था, जैसे भजन गाते वक्त जो बाजे बजाए जाते थे माना कि एक सम्मानित व्यक्ति मंजीरा बजा रहा है और वह मंजीरा बजाते तल्ली ने उसी बीच किसी उपद्रवी ने किसी भोले भाले लड़के से कह दिया कि वह मंजीरा बहुत देर से बजा रहा है, तुम कब बजाओगे? और उस भोले भाले लड़के ने धोखे से उसका मंजीरा ले लिया। तो वह सम्मानित व्यक्ति एकदम क्रोधित हो उठता और उनमें कहा सुनाई हो जाती। पुनः कोई दूसरा आदमी इस जलती आग में और घी डाल देता। इस कारण उन दोनों में लड़ाई बढ़ जाती थी, जबकि आग में घी डालने के बजाय पानी डालना था। फिलहाल इन्हीं लड़ाई के बाद भी भजन चलते रहते थे। बस इतना होता था कि उन दोनों लड़ाकों का बहिष्कार कर दिया जाता था। वैसे यह झगड़े कभी कभी किसी साल ही हो जाते थे, वो भी किसी उपद्रवी के कारण। नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे गांव के जवारे निकाले जाते थे। गांव की नई नवेली बहुएं सज धज कर घटों को अपने सिरों पर रखती थी। हसुआ और धन्ना भैया की बाइयों ने भी अपने सिरों पर घट रखे। हसुआ और धन्ना भैया ये सभी कार्यक्रम को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। हसुआ ने घट रखे अपनी बाई का पल्ला पकड़ा तो बाई ने कहा, आगे जाओ और अपने दादा के साथ रहो और खेल देखो। जब हसुआ और धन्ना भैया आगे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ आदमी चीख चीख कर नाच रहे हैं। हसुआ ने दादा से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? दादा ने कहा, इन्हें किसी देवता की सवारी आ रही है। हसुआ ने पूछा, यह सवारी कैसे आती है और सवारी क्या होती है? दादा ने कहा, बहस मत करो, जिन्हें सवारी आ रही है ध्यान से देखते रहो। सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे महिलाएं देवी भजन गा रही थी, आगे देवता की सवारी कुछ लोगों पर आ रही थी। इसी तरह बढ़ते बढ़ते गांव के चबूतरे पर पहुंचे, जिसे हसुआ बाई के पानी भरते वक्त देख चुका था। सभी घटों को चबूतरे पर बड़े सम्मान के साथ उतार दिया गया था और सभी महिलाएं नीचे दरी पर बैठ चुकी थीं। सुलगते कंडे की आग में कुछ लोगों ने होम करके पूजा अर्चना की। हसुआ और धन्ना भैया ने कुछ देर बाद देखा एक लड़के ने अपने गाल में सांग का पहना जरा घुसवा लिया। सांग को गाल के अंदर से नींबू हटाकर डाला जो गाल के बाहर निकल आया और उस पर पुनः नींबू लगा दिया। सांग को त्रिशूल वाले हिस्से को एक अन्य लड़का पकड़े था, फिर दूसरी सांग को लेकर उसी लड़के के गले की खाल आगे खींचते हुए घुसेड़ दी, जो कि गले की खाल के पार निकल आई। फिर से एक नींबू लगा दिया था। उसके बाद दोनों सांगों को निकाल दिया गया था। उसके बाद एक बुजुर्ग ने एक स्टील की चमचमाती पट्टी ली जो कि लचीली थी। उसने अपनी नाक के एक भाग से डाला और पूरी पट्टी को मुंह से निकाल दिया, फिर नाक के दूसरे नथुने से डाला और मुंह से निकाला। ये सभी खेल देखकर हसुआ और धन्ना भैया डरते हुए आगे के खेल देखने के लिए उत्सुक थे। एक महाशय ने कागज की छोटी सी कढ़ाई बनाई और उसमें 5 या 10 ग्राम तेल डालकर कंडे की आग में रखकर 1-2 छोटी पूड़ी तली।
उसके बाद फिर महिलाओं ने अपने सिरों पर घट रखा और देवी मंदिर के लिए देवताओं की सवारियों का आनंद लेते हुए बढ़ चले। मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद जिन लोगों ने जवारे बोए थे उन्हें निकालते हुए देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी साथ में आए लोगों ने मंदिर के चबूतरे से ही लेटकर चरणबंदगी की और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की। सभी ने हाथ भर भर कर कटे जवारे लिए। बाकी के जवारे जो काटने के बाद अवशेष बच गए थे जिनमें मिट्टी लगी थी पास की नदी में सिराए। उसके बाद सभी अपने घरों के लिए निकल लिए। दादा बब्बा, बाई, बड़ी बाई तथा बब्बा के साथ असुआ और धन्ना भैया भी जवारों को लेते हुए मंदिर प्रांगण से अपने घर के लिए चल पड़े। असुआ और धन्ना भैया ने देखा कि सभी लोग गांव के अंदर छोटे बड़ों को जवारे बांट रहे हैं। छोटे बड़ों के दोनों पैर झुककर छू रहे हैं। यही क्रम तब तक चला जब तक कि जवारे रुपयों में चाराने भर बचे से जवारे घर में आकर बाकी सदस्यों को दिए गए। आगे लगातार जारी। 30 पूरे गांव में शोर था कि आज दशहरा है। असुआ और धन्ना भैया ने दौड़कर अपने घर जाकर बहू से पूछा कि यह दशहरा क्या होता है। बहू ने बताया कि आज के दिन राजा राम ने रावण को मारा था, इसलिए इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। बहू दोनों भाइयों को पकवान बनाने में मदद कर रही थी। साथ में बहू कह रही थी कि दशहरा के दिन अच्छा अच्छा खाने पीने और नए कपड़े पहनने पर साल भर अच्छा जाता है। उसी हेतु घर में तैयारी हो रही थी। अच्छे अच्छे बढ़िया पकवान देखकर असुआ और धन्ना भैया का मन ललचा रहा था कि हमें भी खाने के लिए ये पकवान मिलना चाहिए, परंतु बहू ने सख्ती के साथ असुआ और धन्ना भैया को अभी खाने से मना कर दिया और समझाया कि जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक पकवान किसी को भी नहीं मिलेंगे। बहू ने बताया कि आज शाम को तुम्हारे बब्बा तुम लोगों को दशहरा दिखाने ले जाएंगे, इसलिए तुम दोनों नहानी में जाकर पियर साबुन से नहा लो। तुम्हारे बब्बा सिम भैया बहू के पास तुम्हारे कपड़े उठाने गए। याद है कल तुम सिम भैया बहू को अपने अपने कपड़ों का नाप देने गए थे। हम दोनों भाई ने नहाकर नए कपड़े पहने और बब्बा ने भी नया कुर्ता और नई धोती पहनी। बहू ने पूजा की थाली लगा दी जिसमें सारे पकवान, कुछ बाजार की मिठाई और जलता हुआ दीपक। यहाँ भी कंडे की आग तैयार थी जैसे कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के समय थी। बब्बा ने पूजा अर्चना की और दीपक को गोबर से लिपे चौका में रखा। दीपक के सामने आग से सुलगता हुआ कंडा रखा। फिर बब्बा ने सर पर तौलिया रखकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली से दीपक से तेल छिड़क छिड़क कर पूजा शुरू कर दी। कुछ देर बाद कंडा में आग की लौ निकलने लगी। फिर बब्बा ने उसे जलती लौ में सारे पकवान के बहुत ही छोटे टुकड़े डाले, मिठाई के भी छोटे टुकड़े डाले। उसके बाद नए कांसे के लोटे में भरे पानी को दाएं हाथ से उस जलती लौ के चारों तरफ छिड़का। पूजा हो जाने के बाद सभी ने पकवानों को खाकर आनंद लिया। उसके बाद बब्बा दोनों को साइकिल पर बिठाकर सदर बाजार ले गए, जहाँ एक बड़े मिलिट्री के मैदान में रावण और कुंभकर्ण का विशाल पुतले खड़े थे। बब्बा ने बताया इन पुतलों को राम लक्ष्मण मारेंगे। मैदान के कुछ भाग में आतिशबाजी के लिए सजाता। कुछ देर बाद राम और लक्ष्मण रथ में सवार होकर मैदान में आ गए और लक्ष्मण ने अपने तीर से कुंभकर्ण को मारा। जैसे ही तीर पुतले में लगा पुतला जलने लगा। उसके बाद राम ने एक तीर रावण में मारा, रावण भी जलने लगा। दोनों पुतले धू धू कर जल रहे थे, साथ ही उनके अंदर भरे पटाखे भी धड़ाम धड़ाम के साथ फूट रहे थे। यह सब देखकर असुआ और धन्ना भैया दोनों हाथों से ताली बजाने लगी। इसके बाद मैदान में सजी आतिशबाजी का आनंद लिया। आतिशबाजी में कुछ बम ऊपर आकाश में जाकर फट रहे थे, कुछ चरखियां के आकार में
जल रहे थे, कुछ अनार भी जलाए गए। इस प्रकार असुआ और धन्ना भैया ने रावण दहन का आनंद लिया। लगातार जारी। 31। समय का पहिया अपनी लाखों वर्ष की स्वाभाविक गति से चल रहा था। क्योंकि बब्बा, दादा, बड़े दादा तीनों ही रेलवे कर्मचारी थे, तो रेलवे मुफ्त पास की व्यवस्था थी। घर में किसी बात का कष्ट नहीं था। हमारा परिवार गांव भर में सबसे अधिक समारोह में प्रसिद्ध था। चाहे धन का मामला हो या ताकत का, बड़ौनिया खानदान का कोई सानी न था। बहू बताती थी कि हम बम्बई रिटर्न हैं। बम्बई ने 14 या 15 साल बम्बई में रेलवे काम किया है। बब्बा बम्बई में मुलंड में एक कोली में रहते थे और परेल रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे। बब्बा बम्बई में कुछ बिगड़ गए थे, जिसके कारण वो शराब का सेवन करने लगे थे और वहाँ की सुंदर औरतों के भी मुरीद हो गए थे। बम्बई में बब्बा के बड़े भाई किशोरी भाई साहब के बब्बा भी वहाँ रहा करते थे। इस कारण बब्बा अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा शराब और उन बुरी औरतों पर खर्च देते थे, जिस कारण दादा और बड़े दादा को बम्बई में जूतों पर भी पालिश करनी पड़ी और साथ में बहू ने कुछ पूंजी लगाकर सब्जी भाजी बेचने का काम भी करने लगी। इस प्रकार बब्बा के रुपया पैसा दिए बिना ही घर का अच्छा खासा काम चल जाता था और बहुत नगद धन बचत भी कर लिया। कुछ धन सोने चांदी में भी सुरक्षित कर दिया। जब दादा और बड़े दादा को बम्बई में जूतों की पालिश करनी पड़ी तो उस समय उनकी उम्र 10 या 12 साल की रही होगी। दादा जब असुआ और धन्ना भैया को अपने बम्बई की जीवनी सुनाते थे तो वह अपनी और बड़े दादा की उम्र का जिक्र करते थे। दादा ने अपनी जीवनी में बताया था कि एक बार जब वह पालिश करने को निकले तो मुलंड स्टेशन पर एक बीमार लड़का मिला। वह लड़का दादा को पालिश करते देखा करता था और अब वह लड़का कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसने दादा से कहा कि भाई मुझे बचा लो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। दादा बड़े दयालु किस्म के थे। दादा उस लड़के को अपनी कोली में लाए और डॉक्टर से इलाज कराया। वह लड़का ठीक हो गया और उसने कहा कि अब तुम पालिश करना बंद करो। तुमने मेरी सेवा करके और इलाज करा के जान बचाई, अब मैं कमाऊंगा। दादा उस अपने दोस्त के बारे में अपनी जीवनी में बताते थे कि वह मेरा दोस्त एक कलाकार था जो सर्कस की भांति कई कला जानता था। दादा के दोस्त ने दादा को अपने साथ ले जाकर बम्बई की सड़कों पर खेल दिखाए, जिससे रुपये की बौछार होने लगी। इस प्रकार उन्होंने बहुत धन जमा कर लिया। अब बब्बा को अपने दोनों बेटों के बारे में पता चला कि मेरे बेटे इस प्रकार मेहनत कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। साथ ही बहू की सब्जी भाजी बेचने के बारे में पता चला कि सुबह 5 बजे उठकर अपने दोनों बेटों को ले जाकर लोकल ट्रेन से जाकर सब्जी मंडी से रोजाना नियमित रूप से सब्जी खरीद कर लाती हैं और फट्टा बिछाकर बेचती हैं। तो उन्हें भी अपने कृत्यों पर श्रम महसूस हुई और उन्होंने भी अपने बहुत सुधार लाए। बहू अब्बा से कहती थी कि मेहनत करने वाला इंसान कभी भी भूखा नहीं रह सकता है और थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें तो अपार धन भी कमाया जा सकता है। और फिर कोई छोटे गांव में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में जो धन है वह रुपया में 54 है और बम्बई में 12 ने। अगर बम्बई में रहकर रुपया नहीं कमाया जा सकता है फिर तो कहीं भी नहीं कमाया जा सकता है। बम्बई धन की खान है, यहाँ कोई भी छोटा मोटा व्यापार करके अच्छा धन कमाया जा सकता है। इन सभी बातों ने बब्बा के ऊपर जादू सा असर किया और बब्बा ने पूरी तरह से शराब जुआ और सुंदर औरतों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब दादा की शैतानियां बढ़ रही थी क्योंकि उम्र बढ़ रही थी। बहू के 3 लड़के दादा बड़े दादा से छोटे हुए और जिनके नाम धनीराम, आसाराम और रघुवीर था, परंतु उनमें से धनीराम आसाराम बम्बई में ही रहते हुए काल के गाल में समा गए। दादा की शैतानियां इस प्रकार बढ़ रही थी कि बम्बई में चलने वाली लोकल ट्रेनों और दूर दराज की ओर जाने वाली ट्रेनों की छतों पर चलती रेल के डिब्बों में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदने लगे।
इधर दो बच्चे बहू के मर चुके थे तो वे काफी चिंतित होने लगी। चूंकि दादा काफी जिद्दी किस्म के थे, इसलिए वे किसी की समझाने से नहीं समझते थे। इसलिए बहू बब्बा को बम्बई छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। बब्बा को चूंकि बम्बई में 15 वर्ष काम करते गुजर गई थी, इसलिए उन्होंने झांसी रेलवे वर्कशॉप में स्थानांतरण ले लिया। इस प्रकार ग्वालटोली में आकर रहने के लिए 2 प्लॉट लिए, जो आगे पुरानी बकरी और नई बकरी के रूप में आगे की जीवनी में दिखाई देंगे। ग्वालटोली को ही रहने के लिए इसलिए चुना कि यहाँ पर बड़ौनिया खानदान के और परिवार के अन्य सदस्य पहले ही से रहते थे, जिनका जिक्र मैंने पहले वाले लेखों में कर दिया है कि गांव के अंदर, जिसका अर्थ है वे लोग पहले से बसे थे। गांव बार मोहल्ला बाद में बसा था। इस प्रकार हमारा परिवार की माली हालत बहुत अच्छी थी। आगे लगातार जारी। 32 अब 31 सीरियल लिखने के बाद कुछ असूया की जीवनी पाठकों के समय कुछ कुछ धुंध के बादल छट रहे होंगे। तीनों क्रमशः दादा, बड़े दादा और बब्बा ने रेलवे का मुफ्त पास निकलवाया। यात्रा कलकत्ता जाने के लिए तय हुई। सूखे प्रकार के पकवानों को बनाकर पैक किया जा रहा था। कोई होलडाल में चादर, पतले कंबल, पतले गद्दे और यात्रा में प्रयोग आने वाले अन्य कपड़े पैकिंग की जा रही थी। जब सभी तैयार हो गए थे तो बब्बा ने डबोले जी का तांगा बुलवाया और उसी में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। साथ में दोनों बुआएं असूया और धन्ना भैया और सभी छोटे भाई बहन स्टेशन पर पहुंचकर उचित गाड़ी आने का प्लेटफार्म पर इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रेन आई, सभी ने अपनी अपनी सीटों पर कब्जा जमा लिया और ट्रेन चलने लगी। बब्बा ने सभी को सुराही का पानी पिलाया और बड़े दादा ने थर्मस से गर्मा गर्म इलायची डली चाय पिलाई। बड़े दादा चाय बनाने के बड़े शौकीन थे। वह चाय बड़े दादा ने खुद बनाई थी। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और लक्ष्मी जीजी, प्रेम जीजी खिड़की पर बैठी थी। उन्हीं के साथ असूया और धन्ना भैया बैठे थे। आगे लगातार जारी। 33 सभी बच्चे, दोनों बुआएं प्रेम और लक्ष्मी जीजी के साथ खिड़कियों के पास बैठ गए। बब्बा ने भी, बड़े दादा ने और दादा ने अपने सामान को ऊपर वाली बर्थ के ऊपर सामान रखने वाली स्थान में सामान रखना शुरू कर दिया। गाड़ी तेज आवाज में हॉर्न देती चल रही थी। हम सभी बच्चे झांसी पीछे छूटते देख बड़े खुश हो रहे थे कि अचानक टीसी आ गया और यात्रा के रिजर्वेशन का टिकट मांगने लगा। बब्बा, बड़े दादा और दादा ने अपने अपने रेलवे पास दिखाए, साथ ही रिजर्वेशन भी दिखाया। वह टीसी संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया तथा और अन्य यात्रियों के टिकट और आरक्षण चेक करने लगा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी और हम सभी बच्चे खिड़की से बाहर की बसें, भवन और खेतों को पीछे छूटते देखे जा रहे थे। प्रेम जीजी ने कहा, वह पेड़ मेरा है। लक्ष्मी जी ने कहा, वह बिजली का खंभा मेरा है। फिर लक्ष्मी जीजी ने कहा, वह पुल मेरा है। प्रेम जीजी ने कहा, वह ऊंचा मकान मेरा है। सभी छोटे बच्चे ये सभी दोनों जीजियों के बीच चल रहे मेरा मेरी का खेल खेलते बड़ा आनंद लेकर मस्त हो रहे थे। असूया, धन्ना भाई, इमरती भी जीजियों की देखा देखी जोर से चिल्ला रहे थे कि वह खेत में राहट वाला कुआं मेरा है। असूया ने कहा। धन्ना भैया ने कहा कि वह नदी मेरी है। इमरती ने भी तोतली भाषा में कहा कि वह इमली का पेड़ मेरा है। इसी बड़ी मस्ती से हम सभी यात्रा कर रहे थे कि अचानक एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। वहां आवाजें आ रही थी, चाया चाया, आलू बंडा, आलू बंडा। हाथ वाले पंखे पंखे, कहानियों वाली किताब किताब, ऐसे ही पूरी सब्जी इत्यादि। दादा ने सभी लोगों को आलू बंडा और कुछ टॉफियां दिलवाई। सभी ने बारी बारी से इन सभी चीजों को खाकर आनंद लिया। फिर दादा बड़ी तेजी से दौड़कर सुराही लेकर प्लेटफार्म पर लगे नल से पानी लेने चले गए। भीड़ अधिक होने से आखिर में दादा ने सुराही भर पाई। यह दृश्य हम बच्चे खिड़की से झांक कर देख रहे थे कि अचानक ट्रेन ने तेजी से हॉर्न दिया और ट्रेन चलने लगी।
दादा भरी सुराही को लेकर ट्रेन की ओर दौड़े, परंतु वे हमारे डिब्बे तक नहीं आ पाए और हम रोने लगे। बड़े दादा ने समझाया कि चिंता न करो, हरदसा ट्रेनों का बचपन से खिलाड़ी है, वह दूसरी बोगी में चढ़ गया होगा। क्योंकि बड़े दादा और दादा बचपन से ही बम्बई में ट्रेनों में उछाला कूदी, ट्रेनों की छत पर चढ़कर एक बोगी से दूसरी बोगी पर चलती ट्रेनों से कूदने के अभ्यासी थे। चलती ट्रेन में कैसे चढ़ना, यह सब उनके बाएं हाथ का खेल था, इसलिए बड़े दादा बिल्कुल बेफिक्र थे। जबकि हम बच्चों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था और हम रो रहे थे कि वाकई थोड़ी देर बाद दादा सुराही लेकर आ गए। हम सभी बच्चों के चेहरे खुशी से चहक उठे। ट्रेन लगातार चल रही थी कि रात होने लगी। सभी मुसाफिर अपने अपने हॉल डाल खोलने लगे और अपनी अपनी रिजर्व बर्थों पर पतले पतले गद्दे बिछाने लगे। बड़े दादा और दादा ने भी यही प्रक्रिया की। सभी अपने अपने बर्थों पर खाना पीना करने के बाद सो गए। सुबह जब आंख खुली तो वही आवाजें सुनाई दी, चाया चाया, ब्रेड पकोड़ा पकोड़ा, मंजन पुरुष इत्यादि। बब्बा हम सभी बच्चों को ट्रेन में बने शौचालयों में ले गए और सभी को टॉयलेट करवाई, दांतों पर मंजन ब्रश करवाया, साथ ही सभी को नहलाया। उसके बाद सभी को दूसरे कपड़े दिए गए। उसके बाद घर से बना पकवान सभी को खिलाया गया। बब्बा कहने लगे, बस 2 घंटे में कलकत्ता स्टेशन आने वाला है। 34 लोहे के बने हावड़ा ब्रिज से होती हुई ट्रेन आगे बढ़े जा रही थी। हावड़ा ब्रिज से जोगनी नदी का दृश्य आह्लादित कर रोमांचित कर रहा था। कलकत्ता शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। कुछ देर ट्रेन के चलते रहने के बाद कलकत्ता स्टेशन आ गया। ट्रेन धीरे धीरे शॉप की तरह रेंगती हुई स्टेशन पर रुक चुकी थी। बब्बा बहू ने सभी बच्चों को ट्रेन से नीचे उतारा और बड़ी भाई ने भानुकुमार और जयसिंह को लेते हुए प्लेटफार्म पर उतरे। बड़े दादा और दादी ने पूरा सामान उतारा तथा सभी निकासी गेट की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन से बाहर आने के बाद बड़े दादा और दादा तांगा लेने चले गए। 2 या 3 तांगे लेकर आ गए। कलकत्ता में उस समय अधिकांशतः घोड़े के स्थान पर आदमियों के तांगे को खींचने का रिवाज था। सभी लोग आदमी चालित तांगे में बैठ गए। बब्बा ने कालीघाट मंदिर में चलने के लिए कहा और उन्हें वहां किसी धर्मशाला में पहुंचाने हेतु तय कर लिया। तागे वाले एक बड़ी धर्मशाला के आगे रोककर कहने लगे, यह धर्मशाला बहुत ही अच्छी है। बड़े दादा ने तीनों तांगे वालों को जो धनराशि तय हुई थी उन्हें दी। इसके बाद सभी धर्मशाला में प्रविष्ट हो गए। धर्मशाला का काउंटर पोर की तरह था। पोर की बनावट की व्याख्या मैं अपने पहले कर चुका हूँ। एक चबूतरा पर बहुत बड़े आकार में गद्दा बिछा था। उस पर सफेद कॉटन का चादर बिछा हुआ था। दीवार के किनारे गोल तकिए लगे हुए थे। दादा ने सभी के नाम अंकित कराए और रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। आने की तारीख और धर्मशाला छोड़ने की संभावित तारीख की प्रविष्टि रजिस्टर में अंकित करवाई। इसके बाद एक आदमी ने एक बड़े हॉलनुमा कमरे में सभी को छोड़ दिया और उस कमरे के ताले की चाबी सुपुर्द कर दी। सभी लोगों ने फ्रेश होकर स्नान किया और इसके बाद सभी तैयार होकर कलकत्ता की काली घाट के मंदिर में दर्शन हेतु निकल पड़े। मंदिर में प्रवेश से पहले बहू ने प्रसाद लिया और पूजा करने हेतु अंदर पहुंच गए। सभी ने जल्दी जल्दी पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाकर मंदिर से निकल लिए, क्योंकि मंदिर के भीतर भीड़ अधिक थी। बड़ी बाई ने मंदिर के बाहर सजी दुकानों से सिंदूर, कड़े, चूड़ियां और अन्य सामान खरीदा। इसके बाद फिर आदमी तांगा में बैठकर चिड़ियाघर गए। यहाँ पर बहुत सी जंगली जानवर थे, तोते,
कई रंगों में थे, भालू, बब्बर, शेर, हाथी और न जाने कितने जानवर थे। चिड़ियाघर बहुत बड़े आकार में था, उसे पूरा घूमने में बड़ी देर लगी। बंदरों को केला, मूंगफली, चने खिलाए। इसके बाद गोरिल्ला देखा जो कि लगभग आदमी की तरह था। उसके बाद कलकत्ता का अजायब घर देखा। अजायब घर में कंकाल देखे, ऊंट, हाथी, गैंडा, हाथी, बहुत से जानवरों की मूर्तियां देखी। इसके बाद पुनः अपनी धर्मशाला आ गए। आगे लगातार जारी। 35। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जब झांसी से ट्रेन कलकत्ता के लिए रवाना हुई थी तो वह हावड़ा ब्रिज के ऊपर से नहीं गई थी और ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर पहुंची थी। चलिए जीवनी आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन कलकत्ता में ट्राम में बिठाने का वायदा बब्बा ने किया था, इसलिए दादा और बड़े दादा ट्राम की टिकट लेकर सभी को ट्राम में बिठाया। ये 2 डिब्बे वाली होती है और पक्की सड़कों पर बनी पटरियों पर आम वाहन के साथ साथ आगे पीछे चलती है। ट्राम से उतरकर फिर आदमी रिक्शा से ईडन गार्डन घूमने गए। यहाँ की हरी भरी घास, फूलों से लदी क्यारियों ने सभी का मन मोह लिया। लक्ष्मी जी और प्रेम जी ने गुलटियां खाकर हरी घास में अपने खेल दिखाए। असुआ और धन्ना भैया ने भी उनकी नकल की, पर वे गुलटियां खाने में असफल रहे। ईडन गार्डन में बनी कैंटीन में सबने नाश्ता किया। इसके बाद ईडन गार्डन में बने स्टेडियम को घूमा। क्रिकेट स्टेडियम, बॉल स्टेडियम, सभी का नजारा खेलते हुए लड़कों को लिया। इसके बाद हावड़ा ब्रिज घूमने के लिए निकल पड़े। हावड़ा ब्रिज एक लोहे के चैनलों पर बना एक ऐसा नमूना है जो देखने लायक है। यह हुगली नदी पर बना अंग्रेजी हुकूमत का एक अजीबोगरीब नमूना है जिसके बीच में कोई भी पियर्स नहीं है। मार्ग दोनों किनारों पर बने एवटमेंट पर आरसीसी के साथ कसा हुआ है। नदी में पुल के नीचे से बड़े बड़े पानी के जहाज गुजरते रहते हैं। हुगली नदी पर बने पूरे ब्रिज को आर पार पुल पर बने पेवमेंट से घूमा। आगे लगातार जारी। 36। तीसरे दिन धर्मशाला से तैयार होकर पूरा परिवार फोर्ट विलियम घूमने गए जो सन 1696 में अंग्रेजों ने बनवाया था। इस किले में लगभग 10,000 सेना ठहर सकती है। यह पूरा किला दिन भर में तो घूमना मुमकिन नहीं है, फिर भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश की गई। उसके बाद हाथ के रिक्शा में सवार होकर विक्टोरिया मेमोरियल गए जो रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। उसके बाद गंगा सागर को देखा जो कि एक विशाल समुद्र है और यहाँ पर पानी के छोटे जहाज में बैठकर समुद्र की बड़ी दूर तक आनंद लिया। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि स्ट्रीट फूड का खाने लेने गोला वारी रेस्टोरेंट में गए जहां पर सफेद प्रसिद्ध रसगुल्ले का आनंद लिया जो सबसे पहले नौबीन चंद्रदास ने सन 1868 में यह रेसिपी खोजी थी। बताया जाता है कि उसी के बाद यह सफेद रसगुल्ले का चलन पूरे भारत में हुआ। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय भी पुस्तक प्रेमियों को देखने लायक है। इस प्रकार से कलकत्ता के सभी दर्शनीय स्थल देखकर प्रेम जी, लक्ष्मी जी और असुआ और धन्ना भैया बड़े ही रोमांचित और आनंदित थे कि फुटपाथ पर तरह तरह के खेल खिलौने बिक रहे थे, जिसमें से एक बांस की बनी बांसुरी असुआ ने अपने लिए खरीदी और प्रेम जी, लक्ष्मी जी, धन्ना भैया ने अपने पसंद के अन्य खिलौने खरीदे। जब धर्मशाला की तरफ लौट रहे थे तो असुआ को बांसुरी बजाते वक्त अंदर गले में चोट लग गई, जिस कारण असुआ के गले से खून बहने लगा, जिस कारण दादा ने भाई को बहुत गुस्से में डांटा। तत्काल किसी डॉक्टर के पास जाकर असुआ का इलाज कराया गया, जिससे तीसरे दिन की कलकत्ता की यात्रा असुआ पर बहुत भारी पड़ गई और उसे रोता हुआ धर्मशाला लाया गया। भाई ने और बहू ने असुआ को दवाई खिलाई। असुआ तब तक रोता रहा जब तक कि उसे नींद ना आ गई।